गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर उत्तराखंड लेक्चरर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके बीच में आप आज फिर से एक बार नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4। इससे पहले जो मैं 3 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ वो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसी के ऊपर बेस्ड होगा। ये जो हमने टीचिंग एड वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर ये बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहना, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। वीडियो को स्किप मत करना और जो भी नए यूज़र देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। पहला है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। दूसरा, शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। तीसरा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और चौथा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। यानी कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, हम अपनी क्लास को इतना रोचक और इतना व्यावहारिक, इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि जो बच्चे हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाए, अनुशासित हो जाएं। आपने खुद भी ये चीज़ कभी महसूस की होगी कि जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, जिसकी क्लास में हमें लगता है कि वाकई जो है वो काम की चीज़ है, तो हम कभी भी उसकी क्लास में जो है वो अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, बल्कि ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। तो ये वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे पहला है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। दूसरा है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। सी है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। और डी है उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग करनी चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति, इसको मानकर टीचर को चलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि टीचर को ये समझना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कभी कभी जो है बच्चे के अंदर वो है स्थिरता आ जाती है, क्योंकि विकास की जो गति है वो कभी तीव्र होती है तो कभी बहुत धीमी होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा बच्चा एक ही तरीके से सीखे या हर बच्चा एक ही प्रकार की स्पीड में सीखे। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे पहले जो है टीचर को जो है इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए। और अगर ज़्यादा उसमें दिक्कत है तब बाद में उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और तब उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सबसे लास्ट में की बात है। तो चलिए स्टार्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे पहला है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। दूसरा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे एक मिनट विद्यार्थियों से कड़ाई से पेश आना होगा। दूसरा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। तीसरा, उससे समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और चौथा, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर जो है पूरे ही समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तब जाके जो है वो कक्षा
के अंदर किसी एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जाए, यानी कि उसका जो ग्रुप है उसको ही देखना होगा कि वो किस प्रकार की जो है वो उनकी काम है, और उनको पूरा मोटिवेट करके उन सबको जो है उनकी प्रवृत्तियाँ बदलनी होगी, जब जाके वो विद्यार्थी भी बदलना चाहेगा। ठीक है ना। अगर उसका ग्रुप ही वैसा है तो वो खुद भी वैसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है कि उसे समूह की प्रवृत्तियाँ बदलनी होगी। ठीक है। बाकी ये जो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों, जो इस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जिनकी जो प्रवृत्ति है वो ख़राब हो चुकी है, उसको आप कितना भी प्रेरित करिए वो नहीं उस चीज़ को समझेगा। ठीक है ना। जबकि अगर उसके खुद के ही साथी जो हैं उस तरीके से प्रवृत्तियाँ चेंज करेंगे तो तब वो उसको समझ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है शिक्षा एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है। प्ले मेथड। तो दोस्तों, जो खेल विधि या प्ले मेथड है वो क्या है, विकास एवं वृद्धि की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उस पर आधारित है। यानी कि जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है वही क्या कहती है कि जो अगर बच्चे को अगर खेल विधि से पढ़ाया जाए तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ेगा और उसे बोझ भी जो है नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो जो किंडरगार्टन विधि है उसी को हम खेल विधि भी बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जिसके जन्मदाता कौन थे, फ्रोबेल थे, जो जर्मनी के थे। ठीक है। तो ये है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थ्योरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो पहला है श्याम पट पर लिखना, दूसरा प्रश्नों को हल करना, तीसरा प्रश्न पूछना, और चौथा है ये सभी। ठीक है। तो शिक्षण कुशलता से संबंधित क्या है, इसमें हमें मतलब जो टीचिंग एफिशिएंसी या टीचिंग स्किल है उससे रिलेटेड बताना है कि क्या चीज़ है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। मैंने आपको स्किल्स जब पढ़ाए थे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई थी। तो ये सारे के सारे टीचिंग स्किल्स हैं। नेक्स्ट है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, पहला है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, दूसरा उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, और चौथा उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप के विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। पहला श्यामपट्ट का प्रयोग करना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा कहानी कहना, और चौथा है प्रश्न पूछना। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जब टीचर जो है वो प्रश्नोत्तर करता है तब जाके जो है वो क्लास एक जीवंत क्लास बन पाती है और दो तरफा संवाद होता है और बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। और अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, दूसरा कक्षा में समयानुवर्ती होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, और चौथा है एक सुवक्ता होना। ठीक है। तो हमने बताना है भाई कि कौन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम एक टीचर के लिए हुआ है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ठीक है ना। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो उसको दूर करना टीचर का सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी काम बाद में। अगला है, एक शिक्षक के पास एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है। पहला है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े।
दूसरा है उसका उच्च अधिकारियों के साथ उस उनके उच्च स्तर के संपर्क होने चाहिए। तीसरा है उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों के बीच में उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सी है वो सही उत्तर है, यानी कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो पहला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत, दूसरा है केवल श्रव्य साधन के अंतर्गत, तीसरा है केवल दृश्य साधन के अंतर्गत, और चौथा है एपिडायोस्कोप के अंतर्गत। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस में आती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी के अंतर्गत हमारा ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वीडियो डिस्क किस क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन खोज है। पहला संप्रेषण के क्षेत्र में, दूसरा टेली टाइपराइटर के क्षेत्र में, तीसरा कीबोर्ड या कंप्यूटर के क्षेत्र में, और चौथा है विनचेस्टर डिस्क ड्राइव के क्षेत्र में। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा संप्रेषण के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था जब कम्युनिकेशन पढ़ाया था तो उसमें वीडियो डिस्क भी उसकी एक क्या है नवीन खोज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक बाधाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा है। हमें बताना है कि इनमें से भाषा कौन सी है। पहला है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है फोर्ट्रॉन, और चौथा है फेसबुक। ठीक है, तो कौन सी भाषा है इसमें। इसमें दोस्तों जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जो गूगल और याहू हैं ये फेसबुक भी सोशल साइट है, गूगल एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज केवल फोर्ट्रॉन हुई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी कक्ष स्थिति में नियम होते हैं जिनका अनुसरण हर विद्यार्थी और शिक्षक को करना होता है। ऐसे संचार को किसके अंतर्गत रखा जाएगा। पहला है औपचारिक संप्रेषण, दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण, तीसरा है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संचार। तो ये कौन सा वाला संप्रेषण होगा। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, यानी केवल फर्स्ट। औपचारिक यानी कि एक फॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर जो टीचर्स या बच्चे हैं उनके भी बच्चों को क्या क्या चीज़ें जो है नियम फॉलो करने होते हैं, या टीचर को क्या नियम फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से बर्ताव करना होता है, तो उसके कुछ क्या होते हैं, कुछ फॉर्मल तरीके होते हैं। तो उसी की बात कर रहा हो और उसी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक मर्यादा होती है दोनों की। तो वो चीज़ वो है, उसी के माध्यम से दोनों के बीच में क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो पहला है सूचना विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना। ठीक है, दूसरा है विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आमने सामने रहकर करना, और तीसरा है संदेश पाने वाले व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, सेकंड फर्स्ट और सेकंड, और ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल फर्स्ट, यानी इसमें जो पब्लिक कम्युनिकेशन लोक संप्रेषण की बात हो रही है तो इसमें तो यही वाला आएगा, क्योंकि इसमें जो है वो जन जन तक व्यापक प्रसार की बात हो रही है। बाकी सेकंड वाले में तो वो कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से आमने सामने जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो वो लोक संप्रेषण में तो नहीं आएगा। और संदेश पाने वाला जो व्यक्ति है वो भी आमने सामने होना चाहिए, तो ये भी लोक संप्रेषण में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। आगे है वीडियो टेक्स्ट के अनेक लाभ होते हैं, निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन से लाभ के बारे में कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला है यह रेडियो या टीवी से अच्छा है क्योंकि इसमें समय सारणी का कोई संबंधन नहीं है। यह सामान्य सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का अच्छा साधन है। तीसरा है इस प्रणाली में शिक्षा और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया संभव नहीं है। और डी है दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि लाभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन जो है वो संभव नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से जो है वो आराम से जो है वो छात्र और शिक्षकों के बीच में जो है इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा? पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत, दूसरा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत, तीसरा है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंतर्गत और चौथा है केवल दृश्य साधनों के अंतर्गत। ठीक है, तो हमें बताना है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी जो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी एक क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक टाइप है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप ये समझ सकते हैं जिस प्रकार से हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो वही है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसी का जो भाग है वो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कंप्यूटर को आपस में जोड़ के कॉन्फ्रेंसिंग करना, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये मुख्यतः किसके भाग हैं? ठीक है, तो आपको बताना है पहला है टेलीविज़न, दूसरा है टाइपराइटर और तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है कंप्यूटर। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे कंप्यूटर के भाग हैं। ठीक है ना, अदा यानी कि इनपुट, अदा यानी इनपुट, ठीक है, और जो प्रदा है वो होता है आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, और जो प्रक्रिया यानी प्रोसेसर, तो ये तीनों ही जो भाग चीज़ें होती हैं ये किसके अंदर होती हैं? कंप्यूटर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट है विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? यानी कि जो विजुअल डिस्प्ले का मॉनिटर होता है वो हमको बताना है वो कौन सी डिवाइस है। वो अदा है, दूसरा है प्रदा है, तीसरा है प्रक्रिया है, या चौथा है टेलीविज़न। ठीक है, तो दोस्तों ये आप सब जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आएगा, बताइए। ये एक पर्दा है यानी आउटपुट है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, पहला है। दूसरा है इस विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों आमने सामने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये तो कथन मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जो मौखिक संप्रेषण यानी कि जो ओरल संप्रेषण है उसमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता है। और दूसरा है कि इस विधि में संदेश देने वाला ग्रहण करने वाला आमने सामने नहीं रहते हैं, जबकि वो तो आमने सामने हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो वही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लोक संप्रेषण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक संप्रेषण में संदेश पाने वाले व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक है। और दूसरा है लोक संप्रेषण का अभिप्राय सूचना, विचारों और अवकाशों के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। तो इसमें सही कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केवल
दो, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला जो है आमने सामने होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नक्शे का कौन सा कार्य है? पहला, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दूरियां, दिशा, आकृतियों व आकारों और परस्पर संबंधों से संबंधित सूचनाएं देना। दूसरा, विवरणात्मक सामग्री को स्पष्ट न करना। तीसरा, भौगोलिक तथ्यात्मक विवरणों को विश्लेषित करना। और चौथा, जल क्षेत्रों की अवास्तविक स्थितियों का विवरण देना। ठीक है, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जितनी भी हमारी जो दूरियां हैं और दिशाएं हैं, आकृतियां, इन सब चीज़ों की जानकारी नक्शे से दी जाती है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्लाइड क्या है? पहला, यह एक बड़ा और अपारदर्शक दृश्य साधन है। दूसरा, एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है। सी, यह अपारदर्शी होता है। और चौथा, यह केवल बड़ा दृश्य साधन है। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, यह एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है। स्लाइड यानी कि जो HP सीट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी होते हैं, उन्हें प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, तो वो एक पारदर्शक जो है साधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कितने भाग हैं? पहला है 120, दूसरा है 48, तीसरा है 105 और चौथा है 3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अदा, पर्दा और प्रक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल का प्रसारण सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? तो पहला है 1837, दूसरा है 1937, तीसरा है वर्ष 2000 और डी है 1815। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1937। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हार्डवेयर, कंप्यूटर एक हार्डवेयर उपगम है जिसमें कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और चौथा है न तो वन न तो टू। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें जो है वो दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मेनली क्या होता है, हार्डवेयर होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसके ऊपर क्या डालना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। और बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो है ही, तो इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वीडियो डिस्क प्रणाली में वीडियो डिस्क प्लेयर तथा टेलीविज़न सेट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, वीडियो डिस्क संचार के क्षेत्र में एक नवीन खोज है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 2, यानी कि यह संचार के क्षेत्र में एक नवीन खोज है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास जो वीडियो डिस्क जो प्रणाली है उसके लिए जो हमें टेलीविज़न सेट और पूरा वीडियो डिस्क वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषणों के प्रकारों में कौन सा गलत है? पहला, निर्वैयक्तिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, और चौथा औपचारिक संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि इस निर्वैयक्तिक संप्रेषण इस प्रकार का कोई भी संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, बाकी अनौपचारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, जिसमें कि संकेतों के माध्यम से आपका कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डायग्राम का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो पहला, किसी भी आंकड़ों का सटीक वर्णन। दूसरा है, किसी पदार्थ की आकृति का रेखाओं द्वारा किया गया चित्रण। तीसरा है, सही आंकड़ों को इकट्ठा करना, और चौथा है जनसंख्या का आंकड़ा देना। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम का क्या मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की आकृति का
रेखाओं द्वारा क्या करना, चित्रण करना, तो वो उसका डायग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है, नक्शे का प्रायोगिक कक्षा के में किस लिए किया जाता है। पहला, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों तथा स्थानों का ज्ञान प्रदान करने के लिए। दूसरा, क्षेत्रीय मामलों को दिखाने के लिए। तीसरा, राजनीतिक एजेंडा दिखाने के लिए। और चौथा, आध्यात्मिक क्रियाकलापों को बताने के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मॉडल से अब क्या अभिप्राय है। मॉडल को बनाने के लिए स्लाइड की आवश्यकता होती है, पहला। दूसरा, बहुत बड़ी वस्तु और बहुत छोटी वस्तु जैसे हवाई जहाज, बैक्टीरिया के बारे में ज्ञान देने के लिए उसका प्रतिमान प्रदर्शित करना। तीसरा है, फिल्म प्रदर्शनों को दिखाने के लिए। और चौथा, फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों से अभिप्राय। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, यानी कि जो हम बड़ी चीज़ है उसको अगर छोटी चीज़ के रूप में दिखाना है तो उसका एक प्रतिमान बनाना पड़ता है, उसी को मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संचार के अनेक कार्य हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। पहला है, संचार में संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है। दूसरा, संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, गत्यात्मक यानी कि डायनामिक प्रोसेस है। तीसरा है, इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता है। और चौथा है, इसमें अंतःक्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये कह रहा है इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है, संचार के माध्यम में रेडियो भी आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। पहला है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, दूसरा है वीडियो डिस्क, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है टेप रिकॉर्डर। तो संप्रेषण दृश्य साधन यानी कि कम्युनिकेशन विजुअल एड्स, तो विजुअल एड्स में अंदर कौन आएगा इसमें, कम्युनिकेशन विजुअल एड्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिल्म स्ट्रिप, क्योंकि जो वीडियो डिस्क है वो आपका जो है वो वीडियो डिस्क में वीडियो तो आएगा लेकिन ये संप्रेषण इसके अंतर्गत नहीं हो पाएगा। टेलीविज़न जो है वो भी है और टेप रिकॉर्डर भी है, लेकिन वो कह रहा है कि संप्रेषण दृश्य साधन, तो उसमें जो है वो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर आएगा, क्योंकि इसमें केवल वो स्ट्रिप के माध्यम से प्रोजेक्टर पर पिक्चर जो है तस्वीरें चलती है, तो वो केवल दृश्य में आ गया ना। बाकी वीडियो डिस्क के अंदर तो ये ऑडियो भी होगा, तो वो ऑडियो विजुअल में होगा। टेलीविज़न में अभी ऑडियो होगा तो वो ऑडियो विजुअल में होगा। और टैप रिकॉर्डर में ऑडियो होगा तो वो ऑडियो में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट आया इसमें। नेक्स्ट है, संप्रेषण के अमुद्रित माध्यमों के अंतर्गत श्रव्य दृश्य साधनों में आते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि जो नॉन प्रिंटेड मीडियम है उसके अंतर्गत आते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है चार्ट, तीसरा है एडियो एपिडायोस्कोप और चौथा है डी रेडियो। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो बाकी के देखो जो चार्ट है वो केवल विजुअल एड्स के अंदर आता है, यानी दृश्य माध्यम के अंदर। एपिडायोस्कोप जो है ये भी दृश्य माध्यम है, और रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है। तो श्रव्य और दृश्य दोनों ही क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। जो एपिडायोस्कोप है वो क्या होता है, ये पुराने ज़माने का एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है। यहाँ पर देखो मैंने इसका जो फोटो है वो लगा के रखा हुआ है, इसीलिए ये देखिए, ये जो है ये इस प्रकार से होता था एपिडायोस्कोप। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम कहाँ तक गए थे। नेक्स्ट है, मॉडल किसके अंतर्गत आते हैं, किस साधन के अंतर्गत आते हैं। पहला है मुद्रित साधन, दूसरा है श्रव्य साधन, तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन और चौथा है दृश्य साधन। ठीक है, तो दोस्तों जो मॉडल है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो मॉडल एक क्या है, दृश्य साधन है। ठीक है, हालांकि जो वर्किंग मॉडल होते हैं उन पे आवाज़ भी होती है, लेकिन जनरली जो मॉडल होते हैं वो दृश्य साधन में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जनरल जो है किस साधन के अंतर्गत आएगा, दृश्य, श्रव्य, मुद्रित या श्रव्य दृश्य दोनों। तो जो जनरल है वो किसके अंदर आएगा, विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, जो जनरल है वो आएगा आपका
मुद्रित सामग्री या प्रिंटेड माध्यम के रूप में, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जर्नल होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की रिसर्च वगैरह छपती हैं, तो वो प्रिंटेड होके आती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। पहला है अदा, यह है कीबोर्ड। दूसरा है डिस्क, यह है कंप्यूटर की भाषा। तीसरा है केंद्रीय प्रक्रिया यूनिट, टेलीविज़न का दिमाग। और चौथा है प्रक्रिया या प्रोसेस, ये है कंप्यूटर का केंद्रीय भाग। तो इसमें आपको कोड दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड वन एंड फोर, ठीक है। तो देखिए इसमें सुमेलित करके देखिए, जो अदा यानी इनपुट है वो कीबोर्ड है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है डिस्क, डिस्क का कंप्यूटर की भाषा है, जी नहीं। तीसरा जो कह रहा है केंद्रीय प्रक्रिया यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की बात कर रहा। तो सीपीयू किसका दिमाग होता है, कंप्यूटर का, टेलीविज़न का दिमाग नहीं होता है वो, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो चौथा क्या है, प्रक्रिया कंप्यूटर का केंद्रीय भाग, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, ठीक है। पहला है एल्गोल, कंप्यूटर की भाषा। दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, यह है कंप्यूटर की भाषा। तीसरा है पर्दा, कंप्यूटर का भाग। और चौथा है विंचेस्टर डिस्क ड्राइव, टेलीविज़न का प्रकार। तो आपको बताना है कि कौन सा बीमेल है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो विंचेस्टर डिस्क ड्राइव है वो टेलीविज़न का प्रकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें सही है। एल्गोल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही सुमेलित है। एपिडायोस्कोप, पहला है दृश्य साधन। दूसरा है स्लाइडर, श्रव्य साधन। सी है कंप्यूटर दृश्य साधन। और रेडियो है श्रव्य दृश्य साधन। तो हमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो अभी मैंने ऊपर जो है आपको एपिडायोस्कोप दिखाया था, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें दृश्य साधनों में एपिडायोस्कोप बिल्कुल सही है। बाकी जो स्लाइडर है वो श्रव्य साधन नहीं होता है। जो कंप्यूटर है वो दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता है, यानी ऑडियो विजुअल। और रेडियो भी जो है वो केवल विजुअल ऑडियो होता है, सॉरी। तो वो इसमें ये श्रव्य दृश्य दोनों ही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे तक कोई संदेश ले जाता है। यह कथन किस विद्वान का है, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन वो है जो एक अर्थ से हमें परिचित करा के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले आता है। तो ये किसी विद्वान का कथन है, तो बताना है हमें ब्रूकर, लुगिस एंड बीगल, जॉन डीवी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ये कथन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कौन से लाभ हैं। पहला है, इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। दूसरा, यह विधि दूसरी विधियों से अधिक खर्चीली है। तीसरा, यह एक कठोर प्रणाली है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, इस विधि के द्वारा बाहरी अध्ययन केंद्रों से संपर्क नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो हमें बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ कौन से हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला ही उत्तर इसका बिल्कुल सही है कि इसके द्वारा जो है वो अनुदेशन जो यानी इंस्ट्रक्शन जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाया जा सकता है और इसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है ये दूसरी विधियों से अधिक खर्चीली है, तो बात सत्य नहीं है, बल्कि ये दूसरी विधियों से सस्ती है और कठोर प्रणाली भी नहीं है और इस विधि के द्वारा बाहरी अध्ययन केंद्रों से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी थक गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आज आप, आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग आज आराम से अब
पढ़ाई करते रहिए। मैरी क्रिसमस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।